Question number 10. Determine the AP whose third term is 16. ये कह रहे हैं AP बताओ जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है, थर्ड टर्म 16 है, एंड सेवंथ टर्म exceed the fifth term by 12. सेवंथ टर्म exceed the fifth term by 12. ये कह रहे जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड है, ज्यादा है फिफ्थ वाली टर्म से। कितनी ज्यादा है वो? 12। तो एपी बनानी है, ठीक है। डिटरमाइन दी एपी, एपी बतानी है, यानी कि दो चार वेल टर्म लिख देनी है, एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से एपी बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। तो A प्लस 2D की वैल्यू फिर कितनी है? 16। भाई A3 कितना है? 16 के इक्वल, तो A प्लस 2D कितना हो गया? 16। इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। A7 का मतलब क्या है? A प्लस 6D। यहाँ पे माइनस A5 का मतलब है A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। 6D में से माइनस 4D गया तो 2D बचा, 2D इज इक्वल्स टू 12, तो D की वैल्यू आ गई 6। इसको उठा के पुट कर देते हैं 1। पुट इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू 1 में पुट कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा जब 1 में पुट करेंगे? ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल्स टू 4। एपी है मेरे पास, फर्स्ट टर्म भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया, तो मैं एपी बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो ए क्या है? 4। तो A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी। A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा A प्लस 2D। मैं बोलूँ A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। इनकी वैल्यू निकाल लो। ये कितना A प्लस डी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 यानी कि 10। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 12 यानी कि 16। ये हो जाएगा 4 प्लस 18 22। तो AP जो है वो क्या आ रही होगी हमारी? 4 10 16 22। तो इस तरीके से आगे तक चल रही होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड दी 20th टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म। हमें क्या बोल रहे हैं? एक AP की 20th टर्म बतानी है, यानी ये 20 बताना है। whose 7th term is less than the 11th term, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। फर्स्ट टर्म बोल दी इसमें A 12 है, और क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं सेवन टर्म 24 लेस है 11th टर्म से। तो जो A7 है, ठीक है, वो A11 से माइनस है, कितना कम है? कितना दिया हुआ है? 24। सही बात है। तो कह रहा है सेवन टर्म इज लेस देन 11th टर्म बाय 24। तो जो सेवन टर्म है वो 11 टर्म से 24 कम है। तो मैं इनको इक्वल लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे 11 टर्म से 24 कम करने पड़ेंगे ताकि ये इसके इक्वल हो जाए, क्योंकि ये 24 कम है A11 से। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D, और इसको मैं लिखूंगा A प्लस 10D माइनस 24। ए की वैल्यू कितनी है? 12। या फिर एक काम करो, इस A को इधर उठा के ले आओ और 10D को भी इधर ले आओ। तो A प्लस 6D, उधर से आएगा तो माइनस A माइनस 10D इज इक्वल्स टू माइनस 24। ए से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? माइनस 4D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, माइनस का 24, तो माइनस 24 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस गया, डी की वैल्यू आ गई 6। कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पे? 6 चल रहा है। A20 फाइंड करना है, और ए भी है मेरे पास, तो A20 क्या होगा? A20 होगा A प्लस 19D, यानी कि भाई 12 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 6।
मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Find the 31st term of an AP। A31 फाइंड करना है, whose 11th term is 38। A11 की वैल्यू दे दी 38। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, सिक्स टर्म। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, और जो सिक्स टर्म है उसकी वैल्यू दे दी 73। 31st टर्म निकालनी है ऐसी एपी की, तो मुझे ए और डी पता चल जाए, मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस 10d, क्योंकि A11 का मतलब है a प्लस 10d, तो किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस 5d, किसके इक्वल है, 73 के, तो ये 1 और ये 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 1 और 2 को, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 73। तो माइनस 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 ये गया, 10d माइनस 5d, तो कितना बचा यहाँ पे 5d। ठीक है, ये प्लस का 38 है, ये माइनस का 73 है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, ये 35 माइनस का 35, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -35/5, यानी कि -7। कितना आ गया, -7। ठीक है, अब आगे क्या करें, इसको किसी में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, किसमें करें जी, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू -7 को 1 में पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल्स टू 38। तो a माइनस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a कितना आ गया, 38 प्लस 70, तो a की वैल्यू आ गई ये 108। अब क्या पूछ रहा है, A31 बस निकाल देंगे हम, A31 निकलेगा a प्लस 30d, a की वैल्यू है मेरे पास 108 और 30 मल्टीप्लाई बाय -7, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। If the seventh term of an AP is 1/9 and the ninth term is 1/7 and ninth term is 1/7, sorry, find its 63rd term, यानी a 63 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। 13 में कह रहे हैं सेवन टर्म तो 1/9 है, नाइन्थ टर्म 1/7 है, तो ये बताना है हमें कितना होगा, तो ये कितना होगा, a प्लस 62d, तो a और d की वैल्यू फाइंड करें। a7 इज इक्वल्स टू 1/9, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 1/9, लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है बिल्कुल। 9 की इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 9 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, यानी कि, तो ये कितना हो गया 9a। ठीक है भाई, इधर आएगा ध्यान रखना, तो ब्रैकेट लगेगा और फिर 9 की मल्टीप्लाई अंदर सबके साथ होगी, तो 9 है, जब इसके साथ होगी तो क्या बन जाएगा, 54d इज इक्वल्स टू 1, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये सॉल्व करूंगा मैं a9 को लिख सकता हूँ a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 1/7। फिर जब 7 की मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इधर, ये बन जाएगा 7a। ठीक है, देखो 7 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले a से होगी, फिर किससे होगी, 8d से। ठीक है, पहले 7 से हुई तो 7 है, और जब हम 8d से करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 54d इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2।
तो ये क्या हो जाएगा, 9a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 1, 7a प्लस 54d इज इक्वल्स टू। तो सोल्व किया था, अरे गलती हो गई भाई, एक ये 7 की मल्टीप्लाई या क्या लिख दिया, ये 56 होगा तो यहाँ पे भी 56, सही कर लेना इसको। ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2a -2d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कितना आ गया, वहाँ पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 हो गया। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 2a आएगा, इधर -2d आएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 2d। तो यहाँ पे 2 से 2 गया तो a इज इक्वल्स टू d आ गया। a और d की वैल्यू यानी कि सेम ही है, a और d की वैल्यू जो भी होगी। तो a इज इक्वल्स टू d आ गया, इसको किसी में पुट कर दो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, चलो इसमें पुट इन इक्वेशन 2। टू में a की जगह पे d लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7d a के प्लेस पे प्लस 56d इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 7d प्लस 56d को जब मैं ऐड करूंगा ये बन जाएगा 63d इज इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 1/63, 1/63। अब मुझे पता है जितना a है उतना ही d है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयर फॉर a इज इक्वल्स टू 1/63। ए भी किसके इक्वल हो जाएगा, देयर फॉर a इज इक्वल्स टू 1/63। हमें क्या निकालना है, क्या बोल रहे थे वो, a 63 निकालना है इसकी वैल्यू। तो ये क्या होता है, a 63 होगा a प्लस 62d। ये होगा, देखो मेरे पास a की वैल्यू भी है और मेरे पास d की वैल्यू भी है, तो उसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है, 1/63, और ये क्या है यहाँ पे जी, 62 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/63। तो 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम इनका लूंगा तो 63 आ जाएगा, और ऊपर ऐड करके 1 प्लस 62 यानी कि 63/63 यानी कि 1। तो ए 63 की वैल्यू आ गई 1, और यही हमारा आंसर हो गया। ए 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The 15th term of the AP is 3 more than twice its 7th term। देखो क्या कह रहे हैं, 15th term जो है AP की वो 3 more than twice its 7th term। ठीक है, जो AP की 15 टर्म में है, ठीक है, द 15th टर्म ऑफ द AP, तो यानी कि एक हो गया A15 is 3 more than the twice of the 7th term। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 मोर। जो 15th टर्म है एपी की वो 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म, देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। ठीक है, 3, 1 मिनट, देखो A15 है और एक टर्म है, इजी करके समझाता हूँ, 7 टर्म है। ठीक है, एक A15 वाली टर्म है और एक A7 टर्म है। ठीक है, तो जो A15 है वो 3 ज़्यादा है। ठीक है, कब ज़्यादा है, जब मैं इसका ट्वाइस भी कर देता हूँ। तो मैंने कहा जी चलो ये ट्वाइस कर दिया, ये अब भी ज़्यादा है, ये इजिकल्स टू अभी हम लिख नहीं सकते, ये ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है, 3 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं लिखा जा सकता, ट्वाइस करने पे भी ये 3 ज़्यादा है, तो इसमें से या तो 3 कम कर दो इक्वल करने के लिए, या 3 इसको दे दो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे -3 कर दो। अब समझो क्या कह रहे हैं, 15th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ये जो 15 टर्म है ऑफ एन एपी 3 ज़्यादा है, तो मैंने 3 कम कर दिए। तो अब 3 कम करने पे क्या होगा, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द 7th टर्म।
तो अब ये इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ दी सेवंथ टर्म के। तो ए 15 को लिख सकता हूँ ए प्लस 14 डी, ये -3 चल ही रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस मल्टीप्लाई है ए प्लस 6 डी। तो हो जाएगा ए प्लस 14 डी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 a + 12 डी। ए को उधर भेज दो, तो 2a माइनस ए हो जाएगा। 14 डी इसको 12 डी को इधर लिया हो तो -12 डी हो जाएगा, और -3। यहाँ पे कितना हुआ है सोल्व करके, ये आ गया 2d -3 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2d -3 इज इक्वल्स टू ए। सही बात है। अब आगे कैसे करें, और भी कुछ दिया हुआ है। इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 41, ठीक है, 10th टर्म यानी a10 दे दिया, कितना है जी 41 है, ये गिवन है हमारे पास। तो इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ a + 9d इज इक्वल्स टू 41। a की वैल्यू यहाँ पे उठा के मैं रख रहा हूँ, तो 2d - 3 + 9d इज इक्वल्स टू 41। ठीक है, ये जो वैल्यू है मैंने अब यहाँ पे उठा के रख दी इसकी जगह पे। तो ये कितना हो गया 2d + 9d, ठीक है, तो ये आ गया जी 11d। ये उधर जाएगा 41 प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस है उधर जाने में प्लस हो जाएगा, तो 11d इज इक्वल्स टू 44। डी की वैल्यू आ गई 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको मैं 1 मान रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई इसे पुट इन इक्वेशन 1। ये डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि 2 × 4 - 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये कितना हो गया 8 - 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी ए की वैल्यू आ गई 5। डी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू है 5। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म निकालनी है, यानी ए एन बताना है कितना होगा। तो भाई ए एन तो मैं जानता हूँ, a + n - 1 डी के इक्वल होता है एन, ठीक है, या फिर यहाँ लिखो ए एन इज इक्वल्स टू ये होता है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 5, n - 1 डी की वैल्यू कितनी है जी 4। तो हो जाएगा 5 + 4 की n से मल्टीप्लाई 4n - 4, यानी कि 4n + 1। ए एन कितना हो जाएगा 4n + 1। ये nth टर्म हो जाएगी एपी की। यही पूछ रहे थे वो। अच्छा, 14 का फर्स्ट पार्ट है, 14 में एक और पार्ट है, तो वो सेकंड करके हम करेंगे। द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। वो कह रहे हैं 5th और 7th टर्म का जो सम है वो 52 हो जाएगा, एंड द 10th टर्म इज 46, और 10th टर्म 46 है। ए 10 कितना है 46। तो कह रहे एपी बताओ। एपी कब बन जाती है, जब ए भी पता हो मुझे, डी भी पता हो, मैं एपी बना सकते हैं ना। तो ए + 4d, A5 को लिख सकता हूँ जिसको a + 6d, इनकी वैल्यू आ गई जी 42, 52 सॉरी। ये कितना हो गया 2a + 10d इज इक्वल्स टू 52। अच्छा, एक काम किया जा सकता है, 2 कॉमन ले लूँ, तो a + 5d इज इक्वल्स टू 52। 2 चला जाएगा अपॉन में, तो a + 5d इज इक्वल्स टू 26। ये हो गया मेरा वन इक्वेशन। और क्या दिया हुआ था अभी जो रब किया मैंने, 10th टर्म 46 है, a10 46 है, तो इसको लिख सकता हूँ a + 9d इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। तो देखो ये लिख रहे हैं हम a + 5d इज इक्वल्स टू, या ये लिख लो पहले है ना, a + 9d इज इक्वल्स टू 46, a + 5d इज इक्वल्स टू 26। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, कितना आया 4d इज इक्वल्स टू 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, d इज इक्वल्स टू 5। इसे पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1, इसमें पुट कर दी डी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा a + 5 × 5, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू 26। a + 5 × 5 इज इक्वल्स टू 26।
ए कितना आ गया, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ए इज इक्वल्स टू 26 माइनस 25, ए इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ए भी है और डी भी है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए इज इक्वल्स टू 1। ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, यानी कि 1 प्लस 5, तो कितना आ गया 6। ए थ्री क्या होता है, ए प्लस 2 डी, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 5, ये आ गया 11। तो इस तरीके से जो एपी आ जाएगी मेरी, वो क्या लिख सकता हूँ, 1 6 11, सो ऐसे चलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ एट टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, ए एट जीरो है, तो ए प्लस 7 डी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू -7d, ए की वैल्यू -7d के इक्वल है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं आगे, प्रूव दैट 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। तो देखो बाद में सोचेंगे क्या प्रूफ करना है, एक तो A38 निकाल देते हैं और एक A18, A38 और दूसरा A18 फाइंड करना है मुझे। तो A38 क्या होगा, A प्लस 37D। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देता है, तो -7D इसके प्लेस पे प्लस 37D, तो कितना आ गया, 30D आ गया। ये किसकी वैल्यू है, A38 की वैल्यू है। A18 कितना होगा, A प्लस 17D होगा। तो A की वैल्यू -7D पुट कर दी हमने, और ये 17D हो गया। तो जो A18 है वो कितना आ गया, 10D। वो ये कह रहे हैं कि जो A38 है वो A18 से ट्रिपल है। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी ट्रिपल है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, A38 इज इक्वल्स टू थ्राइस A18। क्लियर है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये इक्वल है, इतना है इसका, थ्राइस है। तो यही वो पूछ रहे थे। या फिर और कैसे किया जा सकता है, ठीक है यही ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लिख देते हैं। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो A38 कितना है, 30D है। इसका मैं लिख रहा हूँ A38 इज इक्वल्स टू 3 × 10D। 3 × 10D लिखा जा सकता है, यही तो आएगा। तो A38 इज इक्वल्स टू 3 × 10D क्या है, 10D है 18, तो 18 लिख देता हूँ। तो यही हमें प्रूफ करना था या दिखाना था, A38 ट्रिपल है A18 का। Which term of the AP will be 84 more than its 13th term? चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये एपी दी है और कह रहे हैं कौन सी टर्म होगी 13th टर्म से जो कि 84 ज्यादा होगी। 13th टर्म से 84 ज्यादा होगी। ये छोड़ो, पहले 13 टर्म तो पता कर लो, फिर उसके बाद पता करेंगे 84 उससे ज्यादा वाली कौन सी टर्म है। तो ए की वैल्यू है 3 और डी क्या हो जाएगा, 10 - 3 यानी कि 7। A13 देखना है मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ A प्लस 12D हो जाएगा। तो A की वैल्यू है 3 प्लस 12 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 84। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, 87। A13 की वैल्यू क्या है, 87 है। ये कह रहे वो वाली टर्म बताओ जिसकी वैल्यू इससे भी कितनी ज्यादा हो, इससे भी 84 ज्यादा हो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, लेट
nth term of an AP is, यहाँ ऐड कर लेता हूँ देखो मैं, ठीक है। हमें कौन सी टर्म चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, 87 से भी 84 ज़्यादा हो, या पूरा लिख लेते हैं, लेट nth term of an AP is 84 more than 13th term, यानी कि A18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 प्लस A13। ऐसी टर्म बतानी है जिसकी 13 से भी 84 वैल्यू ज़्यादा हो, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है, 87 है जी, तो ये कितना हो जाएगा, वो वाली टर्म बतानी है मुझे, अगर कुल मिला के मैं बात करूँ, जिसकी वैल्यू 171 है। कितनी वैल्यू है, 171। तो सिंपल है, इसे फाइंड करेंगे और जी ये आ जाएगा। देखो कैसे करें, ये तो है ही मेरे पास। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 171। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है यहाँ पे 7 इज इक्वल्स टू 171। 3 को उधर भेज रहा हूँ मैं, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो जाएगा, जब 171 में से -3 करूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 168। तो n माइनस वन कितना आएगा, 168 अपॉन 7। n माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब 168 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा जी 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24 प्लस वन, क्योंकि उधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो n आ गया तुम्हारा 25, और यही आंसर है। तो 25th टर्म होगी इस एपी की, वो 13th टर्म से 84 ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 17। 17th में दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी मैं। क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे टू डिजिट नंबर बताने हैं, कितने ऐसे टू डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने सोचा टू डिजिट नंबर होते कौन कौन से हैं। तो टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट कहाँ तक हो जाएगा, 99, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट नंबर हो गया। और इनमें से वो नंबर देखने, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। मैंने कहा ये होगा एक, तो एक यहाँ कहीं 15 होगा, एक 18 होगा। अब ऐसे करके इतना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, 99 तक गिनने पड़ेंगे कितने। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा, एक काम करते हैं, एपी क्या बता रही होती है, एपीएस सीक्वेंस बता रही होती है, और उस सीक्वेंस में कितने नंबर लिखे हुए हैं ये भी बता देती है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने उस सीक्वेंस में ये बता देती है। अगर, सॉरी, अगर मैं एक एपी ऐसे लिखूं जिसमें सारे के सारे नंबर ऐसे हों, सारे के सारे नंबर्स ऐसे हों जो 3 से डिवाइड हो रहे हों, तो उसमें अगर मैं काउंट करूं कि मेरे पास कितने नंबर हैं, तो वो सारे वही नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और वो नंबर लिखना चाह रहा हूँ जो टू डिजिट नंबर है। देखो मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं एक एपी लिख रहा हूँ। एपी कैसे, मुझे पता, पहला ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है और टू डिजिट नंबर है वो 12 है। अगला ऐसा नंबर 15 है, अगला ऐसा नंबर 18 है, और सबसे लास्ट टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 99 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एपी ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टू डिजिट नंबर हैं, और वो भी वो टू डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो मेरे पास एक ऐसी एपी है जिसमें टू डिजिट नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं 3 से, तो इसमें सारे के सारे वही नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हो, ऐसा और कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, जो 3 से डिवाइड ना हो रहा हो। तो मैं सबसे लास्ट वाले को पूछूं कि भाई तुम जो 99 हो और 3 से डिवाइड होते हो, लास्ट टू डिजिट नंबर हो, तो कौन सी चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर ये अपना बता दे कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी बिछी हुई थी, ठीक है, एक लाइन में, क्योंकि ये सबसे आखिरी है। तो इस तरीके से इसे nth टर्म मान लेंगे। तो a कितना हो गया यहाँ पे 12, और d होगा 3, क्योंकि 3 का ही डिफरेंस इन सब में है। तो मैं बोलूंगा लेट nth
टर्म ऑफ एन ए पी बी 99, जो एन टर्म होगी एपी की वो कितनी है 99, तो ए एन इज इक्वल्स टू यानी कि 99, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 99, तो ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 99, ये उधर गया तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3, 99 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 87, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आएगा डिवाइड में, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 87 अपॉन 3। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 29, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 29 प्लस वन, n इज इक्वल्स टू 30। तो हमें कुछ नहीं करना होता, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, वो सारे नंबर लिख लेते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो, जैसे यहाँ 3 था तो 3 से 2 डिजिट नंबर जितने भी डिवाइड होते हैं वो सबने सारे नहीं लिखने होते हैं, मतलब एपी बना देते हैं। तो एपी जब बनती है तो एपी से हम लास्ट वाली टर्म से अगर चाहें तो ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम कौन सी टर्म हो, तो उसको nth टर्म ले लो, सोल्व करते शुरू करो तो वो बता देगा कि वो 30th टर्म है, 30वीं टर्म है इस एपी की, यानी 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट अगर तुम नंबर लिखते जाओ उन्हें काउंट करो तो 99 भी एक 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट नंबर है, तो ये 30th 2 डिजिट नंबर तुम्हें मिलेगा जो 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर आर, लिखो इसको, देयर आर 30, there are 32 digit numbers which are divisible by 3। 17th का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फाइंड करो बिटवीन 101 एंड 999, 101 और 999 के बीच में सारे नेचुरल नंबर फाइंड करो विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, जो कि 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी। नेचुरल नंबर क्या होगा, 101 के बाद जो नेचुरल नंबर है वो है 102, उसके बाद 103, उसके बाद 104, उसके बाद 105, ऐसे करते करते हमें इनके बीच में ऐसे नंबर देखने हैं जो कि नेचुरल नंबर है प्लस वो 2 से भी डिवाइड और 5 से भी डिवाइड हो। ये नंबर है 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, तो ये बेकार हो गया, ना ये हो रहा है ना ये तो होगा ही नहीं, ये 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, ये नंबर 5 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर वही होगा जो जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो। ठीक है, तो जिसके लास्ट में जीरो आता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो हमारी एपी बन रही है ना, हमें क्या मिला, देखो ऐसी एपी, पहला ऐसा नंबर होगा जो कि 101 और 999 के बीच में है और दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो पहला नंबर हो जाएगा 110, फिर 120, 130, ऐसे चलता चलता कहाँ पे हो जाएगा 990 तक। अगर इस 990 को मैं पकड़ूं, मैं कहूँ खड़ा हो भाई 990 और बता तू कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है वो लास्ट में, तो वो चिल्लाएगा इस चेयर पे हूँ मैं, यानी कि उसने बता दिया कि यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी चेयर लगी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन कितना है। ए हो गया यहाँ पे 101 और डी हो जाएगा यहाँ पे 10, 120 माइनस 110 करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ लेट nth term of an AP be 990, तो ये ए एन की वैल्यू आ गई 990, ये कितना होगा a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 990, ए की वैल्यू कितनी है 110, एन माइनस वन ये 10 आ जाएगा इधर और ऐसे चलता रहेगा, इसको उधर भेजेंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 990 माइनस 110, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880, 10 से डिवाइड में कराऊंगा तो ये बचेगा सिर्फ 88, है ना, जब 10 से डिवाइड कराऊंगा, इसको उधर भेज दूंगा तो n की वैल्यू आ गई 89, n इज इक्वल्स टू 89 आ जाएगा। सही हो गया जी। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 89
natural numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना है एंड में। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द नंबर्स, कह रहे कुछ नंबर्स हैं n-2, 4n-1, 5n+2 और ये कह रहे ये एपी में, यानी ये ऐसी एपी है, ठीक है, जिसमें नंबर आते हैं एपी में। अब देखो हो सकता है इससे पहले भी कुछ टर्म हो और यहाँ पे भी कुछ टर्म है, या फिर हो सकता है फर्स्ट टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म होती तो मैं इसको ए ले लेता, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला बस ये एपी में, तो मैं ये नहीं मान सकता कि ये ए है, फर्स्ट टर्म है। लेकिन ये एपी में है, इसका इतना तो मतलब कंफर्म है कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम होगा, डी सेम चलता रहता है एपी में। डी कैसे निकाला जाता है, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म से पीछे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है और यहाँ से भी निकाला जा सकता है, दोनों से सेम आना चाहिए। तो मैं डी निकाल रहा हूँ कैसे, ठीक है, डी निकाल रहा हूँ 4n-1 इस टर्म से ये वाली टर्म माइनस करके, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ध्यान से किसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4n-1 माइनस n प्लस 2। तो d इज इक्वल्स टू 4n में से एक n चला गया तो 3n, 2 में से -1 तो यानी कि +1 बचा, तो ये d आया जब मैंने दिस माइनस दिस किया। अब इससे d निकालूंगा मैं, नाउ अब मैं ऐसे d निकाल रहा हूँ 5n+2 और -4n-1, तो 5n+2 -4n+1, तो ये कितना हो गया n+3 डी की वैल्यू। अब ये बताओ डी तो हमेशा सेम ही होता है ना, यानी ये डी और ये डी इक्वल ही तो होगा, कॉमन रेशियो हमेशा सेम चलता है। तो इसको 1 लिख रहा हूँ मैं, इसको 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से देखो क्या हो जाएगा, 3n+1 इज इक्वल टू n+3, n इधर आया तो 3n माइनस n, 1 उधर चला गया तो 3 - 1, 2n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। ये सोल्व हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू 1 आ गई। ये n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है कि तुम बोलो इस एपी में तो एक टर्म कैसे हो सकती है, नहीं, n का मतलब है ये 1 - 2, यानी ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है -1। यहाँ पे जब 1 रखोगे तो ये 3, यहाँ पे जब 1 रखोगे तो ये 7, ये इसकी वैल्यूज हैं इस एपी की, ठीक है। जो भी ये टर्म होंगी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है ये, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, 100 वाली टर्म है, नहीं पता।